बाकी स्टूडेंट्स आ जाएंगे। हम जब राइट टाइम पे आ गए हैं तो हमें टाइम का यूटिलाइज करना चाहिए, है ना। देखिए, आप जिस फील्ड से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले जो एक शब्द अपने सामने है लॉ, है ना। तो लॉ को समझने का जो तरीका है, आपको इस फील्ड के जरिए जब सक्सेस पानी है तो उसका जो तरीका है वो क्या होना चाहिए। दैट इज 3 बातें हैं, बेसिक बातें जिनका हमें ध्यान रखना है। दैट इज रीडिंग ऑफ लॉ। सबसे पहली बात है रीडिंग ऑफ लॉ। लॉ को हमें पढ़ना कैसे, क्योंकि अभी तक हम जिस भी बैकग्राउंड से होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, वहां की चीजें डिफरेंट हो गई है। यहाँ जब हम पढ़ रहे हैं तो बहुत ऑब्जर्वेशन प्रॉपर देना पड़ता है। हमने पढ़ तो लिया, 10 बार किसी चीज को पढ़ लिया, हमें लगता है कि क्यों ऐसा हो गया कि कोई चीज हमें राइट टाइम पे याद नहीं है, क्योंकि आपने उसको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के साथ नहीं पढ़ा। आप जानते हैं यहाँ पे कॉमा, एंड, और, अब यहाँ पे ही जब अपन गलती कर देते हैं, यानी अगर एक नॉट वर्ड आपने मिस कर दिया उसको, अगर तो मीनिंग ही चेंज हो गया, है ना। कॉमा, एंड, और हर चीज का इंपॉर्टेंस होता है। तो आपको जब लॉ को पढ़ना है, रीडिंग ऑफ लॉ, एनी एक्ट, एनी लॉ, एनी बुक, जब भी हम पढ़े तो उसको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के साथ पढ़े। ऐसे ना पढ़े आपकी सरसरी तौर पे आपने पढ़ लिया। सबसे पहली बात ये है ना। तो जैसे आप कहते हैं खाना भी अपने को क्या करना है, चबा चबा के खाना है, तभी वो पचेगा हमको। तो अपन को ये चीज ध्यान रखनी है पढ़ते समय, लॉ को पढ़ते समय, क्योंकि लॉ एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच वाली चीज हो जाएगी जहां हर एक बात का इंपॉर्टेंस हो जाएगा। दूसरी बात ये है कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग। हमने अगर कंसेप्ट को समझ लिया, जिस बात के लिए आप लोग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, कॉलेज में, कोचिंग में, कहीं पर भी, लॉ को अगर हमने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया है, तो सिचुएशन में आपसे चाहे प्री का क्वेश्चन हो, मेंस का क्वेश्चन हो, इंटरव्यू का क्वेश्चन हो, एग्जामिनर कहां से पूछने वाला है क्वेश्चन, एग्जामिनर भी कहां से पूछने वाला है। ये आरएस तो है नहीं, जीके वाली चीजें तो है नहीं कि बिल्कुल वाइड एरिया है, हमें कहां से क्वेश्चन आएगा हमें पता नहीं है। लॉ एक स्पेसिफिक चीजें हमें बता रहा है, उन स्पेसिफिक चीजों में से ही हमारे सामने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगर हमने ठीक से कंसेप्ट को समझ लिया तो उसके बाद वो क्वेश्चन चाहे प्री में आता है, चाहे मेंस में आता है, चाहे इंटरव्यू में आता है, वी डोंट हैव एनी इश्यू। तो आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना चाहिए, कंसेप्ट पे। हम लोग क्या करते हैं, रट्टाफिकेशन में लग जाते हैं, बेरट में जो भाषा लिखी है इसको हम रट लें। उसको रटने से कुछ नहीं होने वाला है। रटना इज द थर्ड स्टेज, पहले हमें समझना है उसको। तो आपको ठीक से पढ़ना है और उसका कंसेप्ट जो है, आपने उसका कंसेप्ट अगर ठीक से समझ लिया, देन कोई इश्यू नहीं आएगा, है ना, कहीं तक भी नहीं आएगा। आगे जहां पे आपसे इंटरव्यू में पूछे, मेंस में पूछे, आपको इस चीज पे ध्यान रखना है कि मुझे कंसेप्ट समझना है, जिस बात पे ध्यान रखना है। तीसरी बात आती है राइटिंग ऑफ लॉ। हम लोग क्या करते हैं, मेंस में हम लोग का स्कोर अच्छा नहीं आ पाता। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो बहुत अच्छा समझते हैं, ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा स्कोर कर लिया मार्क्स, लेकिन रिटन नहीं आ पाता। तो हम क्या करते हैं, लिखने को इंपॉर्टेंस नहीं देते। हमें लगता है कि ये हमारे लिए टाइम वेस्ट हो रहा है, जबकि होता क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या करें, लिखने पे भी ध्यान दें। राइटिंग स्किल हमारी इंप्रूव करना, हमने किस तरह शब्द, क्योंकि जब आप सीधे एग्जाम में लिखने बैठते हो तो शब्द ही कैच नहीं होते, पकड़ में नहीं आते कि हमें लिखना क्या है। तो रिटन प्रैक्टिस जरूरी होती है और उसी के साथ ही आप सफलता ले सकते हो। तो लॉ के अंदर हमें इन 3 बेसिक बातों का ध्यान रखते हुए चलना है। क्या क्या चीज है, रीडिंग ऑफ लॉ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड राइटिंग ऑफ लॉ। ये तीनों बातें हैं, ये आपको सफलता दिला सकती हैं। इनमें से कोई भी चीज अगर अपन मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो नहीं हो पाएगा। हर एक चीज का अपना इंपॉर्टेंस है यहाँ, ठीक है। शोएब थोड़ा लेट हो गए आप, और मीनाक्षी शर्मा आप भी अगर कैमरा ऑन रखेंगे तो इंटरेक्शन में आसानी रहेगी। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉ में हमें इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। ऐसे ही जब आप आरजेएस की हम लोग यहाँ तैयारी करने वाले हैं, तो हम जब आपको यहाँ तैयारी कराएंगे, क्योंकि पहली बात ही मैंने आपको जो 3 बातें बताई हैं, आप जो कोचिंग करते हो उस कोचिंग में हम लोग यहाँ इन तीनों बातों का ध्यान रखेंगे। हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही इंटरव्यू, इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजें लेते हुए चलेंगे।
हम लोग पहले आपको जो कंसेप्ट बताएंगे वो हम एक बेसिक ले मैन की लैंग्वेज में बताएंगे कि हमने खाका खींच दिया कि ये सब्जेक्ट क्या कह रहा है, टॉपिक क्या कह रहा है। हम उसकी आउटलाइन बताएंगे आपको बिल्कुल ले मैन की लैंग्वेज में विथ इलस्ट्रेशन। जब वो हमें समझ में आ जाता है कि ये चीज क्या है, ये टॉपिक क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, किस पे ये बात करता है, देन फिर हम आपसे कहेंगे बेयर एक्ट लो, उसकी लैंग्वेज देखो। फिर हम उसकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज जो है वो आपको पढ़ना बताएंगे कि क्या ये एक एक शब्द कह रहा है, इस शब्द का इंपॉर्टेंस क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, इसके पीछे थ्योरीज क्या है, उसको तब लेंगे, है ना। पहले आपको बेसिक आउटलाइन बतानी है, फिर उसके बाद हम लोग बेयर एक्ट आपसे लेंगे कि बेयर एक्ट आप उठा के लैंग्वेज समझिए उसकी क्या कह रही है, और उसके बाद हम उसके केस लॉस, लीडिंग और करंट केस लॉस पे बात करते हुए चलेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट नोट्स हमें लेके चलने हैं, चाहे वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट्स को ये होता है जनरली कि मैम प्री की कोचिंग हो रही है या मेंस की कोचिंग हो रही है। देखिए, शुरुआत से ही हम लोग 2006 से जो काम कर रहे हैं उसमें हमने बैचेस को ही अलग अलग ले लिए। ये एक चीज मेरे को समझ नहीं आती। मीनाक्षी शर्मा बाहर, अच्छा, आप आउटसाइड हैं तो कैमरा ऑन नहीं कर सकते। नो इश्यूज मीनाक्षी। तो मैं आपको ये कह रही थी कि हम लोग जो तैयारी करेंगे वो प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो उसमें करना कैसे है, पहले बेसिक आउटलाइन आपको बताएंगे, देन फिर डायरेक्ट का लैंग्वेज जो आ जाए हमको समझ में कि वो कंसेप्ट क्या कह रहा है, क्योंकि हमने बात की हमें उसकी भाषा पकड़ में आनी चाहिए, फिर आप उसे लिख सकते हैं आराम से, है ना। तो उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी जब वो हम कीवर्ड्स, लीगल टर्मिनोलॉजी कैच कर लेंगे। और साथ ही साथ हम आपको प्री और मेंस के और इंटरव्यू के जो 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 क्वेश्चन बैंक आता जाएगा वो हम आपको टॉपिक के साथ बताएंगे कि यहाँ पे ये सवाल जो है आपका इस एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट बनता है। तो हमारा स्टडी का ये पैटर्न रहेगा। एवरीडे की क्लास जो हमारी रहेगी उसमें हम आपको एंड में, स्टार्टिंग में बताएंगे आपको कि ब्रीफ आउटलाइन क्या है, एंड में भी बताएंगे। और आप जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो अगली क्लास शुरू करने से पहले हम 5 या 10 मिनट पहले हम बात करेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पढ़ा है वो कितना ग्रेस्प आपने किया, उससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो वो हम सॉल्व करते हुए चलें। ये हमारा टीचिंग पैटर्न का मेथड रहेगा, ताकि इन तीनों स्टेजेस में से किसी भी स्टेज पे हम डिफीट ना हो। ऐसा नहीं है कि प्री में तो 80 नंबर आ गए और मेंस में हम रह गए, वो चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा पैटर्न रहेगा। ये मैंने बात की कि अपने यहाँ पे पैटर्न हम क्या रखेंगे, मेथड क्या रखेंगे। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट पे, ठीक है। आज जैसे कि टाइम टेबल में आपको बता रखा है कि हम लेने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की आज 3-4 कुछ बातें बताऊंगी, बेसिक आउटलाइन वो क्या क्या है उस पर हम बात करते हैं। देखिए, अब आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर मीनिंग की, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। देन हम बात करेंगे इसका इम्पोर्टेंस, इस सब्जेक्ट का महत्व क्या है। फिर हम बात करेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्ट्रैक्ट की हिस्ट्री क्या रही। फिर हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट का नेचर क्या है, सब्सटेंटिव में आता है, किस में आता है, सिविल में आता है, मतलब क्या होता है इसका, ये हमें कौन से राइट की बात करता है, कौन से अधिकार देता है, राइट इन पर्सोनम देता है या राइट इन रैम देता है, क्या ये सब्जेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव या एग्जॉस्टिव है। इस पे हम बात करेंगे, है ना। ये कुछ ही चीजों पे आज हमें बात करनी है। और इसके अलावा टाइम बचेगा इस क्लास में तो हमें बात करनी है परफॉर्मा और स्कीम ऑफ द एक्ट। इस एक्ट का जो स्कीम है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जनरल बात करें, मीनिंग की बात करें, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, ये सब्जेक्ट क्या बताता है। तो कॉन्ट्रैक्ट दो शब्दों से मिलके बना है, कौन कौन से, क्या दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेटिन वर्ड्स हैं, कौन कौन से, कॉन प्लस ट्रा हेयर। दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, इजीली दिख रहा है यहाँ पर क्या क्या शब्द है, दिखाई दे रहा है। शोएब आपको पता चल रहा है क्या लिखा है? यस मैम। बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा?
शोएब माइक को अनम्यूट करो, फिर बताओ। बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आपको? सबको दिखाई दे रहा है? बोर्ड पे विजिबिलिटी है क्लियर? यस मैम। दिखाई दे रहा है? यस मैम। शोएब आपको इशू आ रहा है? बोर्ड पे नजर नहीं आ रहा क्या लिखा है? अजय क्लियर है? अजय जी मैम, बिल्कुल क्लियर है आवाज? जी मैम। बोर्ड पे भी दिख रहा है? जी मैम। शोएब आपको क्यों दिक्कत आ रही है? दिख रहा है? दिख रहा है। विजेता को भी, दिशा को, मृणाली क्लियर, धनंजय, अनुश्री? यस मैम। कैमरा ऑफ कर दिया आपने? आप तो मुझे देख पा रहे हो, मैं तो आपको देख ही नहीं पा रही हूँ। मुझे कैसे पता चले क्लास में कौन बैठा है? अब हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो एक ऑफलाइन अभी कर नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम ऑफलाइन जैसा एक इंटरेक्शन तो हो पाए स्टूडेंट से। गायब हो गए आप? अनुश्री यस मैम। कैमरा पे नहीं आना, सामने नहीं आना। आगे चलो। कॉन प्लस ट्रायर, ये दो शब्द है यहाँ। कौन से वर्ड्स है ये? लेटिन, जिसका मतलब क्या होता है? ये दोनों शब्दों से मिलकर क्या बना है? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कौन से दो वर्ड्स हैं? कॉन और ट्रायर। कौन से वर्ड्स हैं ये? लेटिन वर्ड्स हैं, लेटिन भाषा के शब्द हैं। तो हमें क्या बताते हैं? इन दोनों शब्दों से मिलकर क्या बना है? कॉन्ट्रैक्ट, संविदा, जिसका मतलब क्या होता है? मीनिंग टू पुल टुगेदर। टू पुल टुगेदर, साथ साथ खींचना या ले चलना। क्या कहता है ये? टू पुल टुगेदर। कहाँ साथ साथ खींचना और ले चलना? साथ साथ चलो, गड्ढे में जाओ। ऐसा नहीं कह रहा है ये। क्या कह रहा है ये? टू पुल टुगेदर, साथ साथ कहाँ लेके जाने की बात कर रहा है? ये बांध रहा है एक विधिक संबंध में, एक लीगल रिलेशन में। क्या हो रहा है यहाँ? एक लीगल रिलेशन क्रिएट हो रहा है। बहुत से रिलेशंस जो जिसमें कि हम एंटर होते हैं, कई तो हमें जन्म से मिल जाते हैं, बाय बर्थ कई रिलेशंस मिल जाते हैं, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ये कौन से रिलेशन मिल रहे हैं हमें? बाय बर्थ मिल रहे हैं। कई हम फ्रेंड्स बनाए हैं आपने, तो आपने लेटर ऑन रिलेशन क्रिएट, बिजनेस रिलेशंस होते हैं, मैरिटल रिलेशंस होते हैं, है ना? वैसे ही ये भी क्या है? एक संविदा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक रिलेशन है, संबंध है। क्लियर हो रही बात? कौन सा रिलेशन है ये? लीगल, विधिक संबंध। विधिक संबंध कैसे? सिंपल से उदाहरण से देखते हैं। आप मार्केट गए हैं बुक खरीदने के लिए, आपने कहा एंसन का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। एंसन का कॉन्ट्रैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आगे अपने को मास्टरी करनी हो ना, तो एंसन की बुक ले सकते हो, दी बेस्ट है। तो आपने कहा मुझे एंसन का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, आपने वो बुक मार्केट में जाके बुक सेलर से लिया। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है? आपने वो बुक खरीदी है तो क्या क्रिएट हुआ है? एक लीगल रिलेशन। किस किस के बीच में? शॉपकीपर और आपके बीच में। यानी ये क्या क्रिएट हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट। इसको क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। टू पुल टुगेदर, साथ साथ खींचना या ले चलना, यानी कि दो लोगों को एक लीगल रिलेशन में बाउंड करना। अब ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन लोग होते हैं जो लीगल रिलेशन में बाउंड हो रहे हैं? ये लीगल रिलेशन में बाउंड होने वाले कौन होंगे? पर्सन्स, व्यक्ति होंगे। पर्सन ही करेगा ना कॉन्ट्रैक्ट, कोई एनिमल तो नहीं करेगा, व्यक्ति करेगा कॉन्ट्रैक्ट। अब ये पर्सन में कौन से पर्सन होंगे? या तो नेचुरल, और या कौन से होंगे? लीगल। या तो कौन सा व्यक्ति होगा? विधिक व्यक्ति। और या कौन सा व्यक्ति होगा? प्राकृतिक व्यक्ति। आप और हम कौन है? नेचुरल पर्सन, प्राकृतिक व्यक्ति। तो क्या हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। दूसरा लीगल पर्सन, कौन? जिसका बॉर्न अप लॉ के थ्रू होता है ना? जैसे आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी,
सुबोध कॉलेज, ये क्या है? लीगल पर्सन्स है। सेबी, आरबीआई, कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जिनका की जो रजिस्ट्रेशन है या बॉर्न अप है वो विधि के द्वारा होता है, लॉ के द्वारा होता है, वो कौन कहलाते हैं? विधिक व्यक्ति कहलाते हैं। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट कौन है? फ्यूचर डिवाइन कौन है? लीगल पर्सन जिनका की बॉर्न अप कैसे हुआ? लॉ के थ्रू हुआ। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि कौन से पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, या तो नेचुरल पर्सन करेंगे या लीगल पर्सन। अब ये दोनों पार्टीज नेचुरल हो सकती हैं, जैसे मैंने शॉपकीपर का इलस्ट्रेशन दिया, दोनों कौन है? नेचुरल। आपने बुक खरीदी शॉपकीपर से। एक लीगल एक नेचुरल हो सकता है। आपने प्रज्ञा इंस्टीट्यूट या फ्यूचर डिवाइन में एडमिशन लिया, या आपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो ये कौन हो गया? आप नेचुरल पर्सन, और यूनिवर्सिटी कौन हो गई? आर्टिफिशियल पर्सन, लीगल पर्सन। तो दोनों, दो व्यक्ति में से एक नेचुरल और एक लीगल हो गया। दोनों व्यक्ति कौन हो सकते हैं? लीगल भी हो सकते हैं। दो कंपनीज में कोलैबोरेशन हुआ है ना? राजस्थान यूनिवर्सिटी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो दोनों पर्सन कौन हो गए हैं? लीगल। तो यानी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कौन सी होंगी? या तो नेचुरल होंगी या लीगल होंगी। इनके बीच में क्या क्रिएट कर रहे हैं हम? लीगल रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। मिनिमम कितनी पार्टीज चाहिए? दो। दो के बिना तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। मैक्सिमम कितनी? क्या होता है? लीगल रिलेशन होता है, और ये पर्सन्स के बीच में होता है। नेचुरल और लीगल पर्सन विधिक और प्राकृतिक व्यक्ति हो सकते हैं, और ये मिनिमम 2, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। एक व्यक्ति तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, मिनिमम 2 चाहिए। और मैक्सिमम कितने होंगे? अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर हो सकते हैं। अब ये मीनिंग जो आप जान रहे हो, यहाँ जो जनरल मीनिंग मैंने आपको बताया, सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 2H है, वो हमें बताता है कि इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है। 2H में हमें क्या बता रखा है? सेक्शन 2H ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ is a contract. An agreement enforceable by law is a contract. यानी यहाँ पे क्या बताया है? दो बातें बताई हैं। एक तो क्या होना चाहिए? हेलो सुलोचना, आपको नंबर दे रही हूँ, उस पर कॉल करें क्लास के लिए प्लीज। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस आपके आरजेएस पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। हमें टीपी समझ में नहीं आएगा अगर हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ेंगे। हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और एसआरए तो बिल्कुल ही नहीं आएगा अगर हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ेंगे। सो हमें एग्जाम को क्रैक करना है तो कॉन्ट्रैक्ट आना है, ये हमारे लिए जरूरी है। लेकिन हर एक लेमैन के लिए भी ये जरूरी होता है, because every person is going to enter in a contract or agreement every day. हम हर दिन बहुत सारे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, हमें पता नहीं होता। कई बार आपने, अगर एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को अपनी बुक दी है पढ़ने के लिए, दैट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। आप मार्केट में जा रहे हैं कुछ चीज खरीदने के लिए, आप कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप सिनेमा हॉल में मूवी देख रहे हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं, आप अपने फ्रेंड की नोटबुक ले रहे हैं, या बाइक ली है, या कुछ सामान लिए, ऑल दीज किस में आते हैं? कौन सी कैटेगरी आती है? लीगल रिलेशन, दीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स। सो